आज का विषय आहार से, डाइट से संबंधित है। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है। संभवतः योग के लिए एक तरीके से मान लीजिए आप माला जैसे होती है ना, किसी महिला के आभूषण में जो स्थान माला रखती है, स्वर्णमाला, वैसा ही कुछ आहार सिद्धांत और आहार पद्धति भी रखती है स्थान योग के और साथ में आयुर्वेद के सैद्धांतिक गतिविधियों के लिए। अब वैसे तो इसे कुछ पुस्तकों ने तीन स्तंभ में उपास्तंभ के तौर पे माना है कि ये उपस्तंभ है, जीवन का उपस्तंभ है, यानी कि सेकेंडरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी पार्ट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो साधना, सुषुम्ना, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु साधक तत्व के इतर, यानी कि जो जिस चीज़ के कारण आप साधक हो पाते हैं, उसके इतर अगर आप देखेंगे, तो जिसके कारण जीवन चलायमान है, वो बहुत बड़ा हिस्सा आहार शास्त्र लेके जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 स्तंभों में मूलतः जो पहला स्थान दिया गया है वो आहार विज्ञान को ही दिया जाता है। इसके अलावा 2 और भी चीज़ें होती हैं जिसका जो चरक संहिता के तहत ही आती है। चरक संहिता जो है वो वैसे तो बात करती है ब्रह्मचर्य का भी, है ना? लेकिन इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो जस्टिफ़ाई नहीं किए जा सकते हैं। मीनवाइल निद्रा का भी वर्णन करती है चरक संहिता उपस्तंभ के रूप में। लेकिन फिर जब बात आती है डिस्क्रिप्शन की, तो निद्रा को भी कहीं न कहीं चरक संहिता या अन्य पुस्तकें जो अलग-अलग विचार रखती हैं, वो उतना जस्टिफ़ाई नहीं करती हैं। जो हमारे लिए काम का विषय है वो है आहार। हमें ये नहीं लेना है कि चरक संहिता या सुश्रुत संहिता क्या-क्या वर्णन करती है। ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आहार। आहार सबसे इम्पोर्टेंट। और 11वें का 35वां है श्लोक 11/35। सबसे पहले सूत्र से यहीं से शुरुआत करेंगे। त्रय उपस्तंभो आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यामिति। सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी आहार से अगर कुछ लिखने को आए तो ये बेटर लाइन हो सकती है। 3 उपस्तंभ हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ठीक है? चरक संहिता का ये सूत्र है। लेकिन हम इस पे पहुँचेंगे, उसके पहले कुछ बातें हमें आहार की जनरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। देखिए आहार आहार आयुर्वेद के आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य रक्षण का स्वास्थ्य रक्षण का स्वास्थ्य रक्षण का एवं जीवन को ऊर्जा प्रदान करने का कारक है। जीवन को ऊर्जा प्रदान करने का कारक है। रोग मुक्ति की दिशा में रोग मुक्ति की दिशा में यह महत्वपूर्ण आयाम रखता है। जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है कि आवाज़, अरविंद जी आप अपने कैमरे को ठीक कीजिए, वॉइस को, मेरी आवाज़ सटीक जा रही है। क्या बता रहा था मैं? चैट बॉक्स में जब भी कोई संदेश आता है तो बिल्कुल संदेश दिमाग उधर ही पहुँच जाता है ना? मैं बता रहा था आपको आहार के विषय में कि आहार जो है वो जितना हम लोग इसे अपने जीवन के लिए ऊर्जा के रूप में यूटिलाइज़ करते हैं, इससे कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 70 गुना ज़्यादा आहार आपके लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार रोग प्रतिरोधक या रोगों से लड़ने के लिए काम में आता है। चरक संहिता आहार को खास करके इसी रूप में देखती है और इसीलिए वो 3 स्तंभ बोलती है। 3 उपस्तंभ का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिद्धांत जो आपके शरीर के अंदर स्थित होके आपको रोगों से उन्मुक्त कर सकता है। रोग से उन्मुक्तता का बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो आहार और साथ में निद्रा भी होती है। निद्रा का भी उतना ही व्यापक जो रूप है वो देखा जाता है और ऐसा ही ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको बहुत सारी पुस्तकें अलग-अलग तरीके से मानती हैं। आपको ये बात जान के आश्चर्य लगेगा कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत ने हमेशा से इस बात को माना है कि पार्श्वनाथ तक जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं, वहाँ तक
ये बात मानी गई है कि ब्रह्मचर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कई सारे आयाम हैं। तो जो 5 शील माना जाता है जैन धर्म में, उसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह को लिया गया है। परंतु जब महावीर स्वामी आए, तो महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत ऐड किया था, ब्रह्मचर्य का भी। तो ब्रह्मचर्य बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है। बौद्ध धर्म भी, जितने भी लोकायत हैं, जितने भी ऐसे संप्रदाय हैं, उन सारे संप्रदायों ने अलग अलग तरीके से इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। वहीं आहार की बात करें, तो आहार जो है वो हमेशा से सबके लिए एक ही जैसा सिद्धांत देता हुआ रहा है। ठीक है, आगे लिखिए। एक परिभाषा लिखिए, एक बड़ी शानदार परिभाषा है। आह ये यति, आह यतेति, यतेति आहारः अन्नपादादि सर्वः, अन्नपादादि सर्वः। ठीक है। अर्थात, अर्थात जो, जो खाने के उपरांत, खाने के उपरांत शरीर में ऊर्जा का कारक बने, वही आहार है। आगे लिखिए। आचार्य गंगाधर ने कहा है, आचार्य गंगाधर ने कहा है कि जिस चीज को जीभ से गले तक ग्रहण किया जाता है, जिस चीज को जीभ से गले तक ग्रहण किया जाता है, उसे आहार माना जा सकता है, उसे आहार माना जा सकता है। अतः औषधि भी आहार है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। औषधि भी आहार है। ठीक है। ऐसी ही परिभाषा, ऐसी ही परिभाषा आचार्य चक्रपाणि, आचार्य चक्रपाणि, राधाकांत देव इत्यादि विद्वानों ने भी दिया है, इत्यादि ने भी दिया है। आगे लिखिए। शब्द सिंधु ने, शब्द सिंधु ने गले से होकर गुजरने वाले समस्त पदार्थ को गले से होकर गुजरने वाले समस्त पदार्थ को आहार कहा है। आगे लिखिए, एक परिभाषा लिखिए। अन्न पते, अन्न स्यानो देहि, अन्न पते, अन्न पते, अन्न स्यानो देहि, अन्न स्यानो देहि आत्मीवस्य सुषमिना, आत्मीवस्य सुषमिना, सुषमने, सुषमिना। अर्थात, अर्थात ईश्वर से अनुरोध करते हुए अन्य देवता से साधक कहता है, अन्य देवता से या अन्न के देवता से साधक कहता है, हमें ऐसा आहार दीजिए, हमें ऐसा आहार दीजिए जिससे हमें रोग ना हो, जिससे हमें कोई रोग ना हो, एवं ताकत मिले, एवं ताकत मिले। यजुर्वेद का ये
एवं ताकत मिले, यानी अब इसमें दो चीजें अंडरलाइन करने लायक है इस परिभाषा में, कि आहार वैसी विधा का कारक होता है जो आपको ताकत दे, नंबर एक चीज, और नंबर दो चीज, रोग युक्त ना बनाए आपको। ठीक है, रोग युक्त ना बने। आगे लिखिए। भागवत पुराण में, भागवत पुराण में पथ्य आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। पथ्य आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुस्मृति में, अगली लाइन, कलम बिल्कुल दौड़ाओ, ऐसे जैसे तेजस उड़ रहा हो आसमान में। हम्म। क्या लिखा? मनुस्मृति में, मनुस्मृति में कहा गया है कि हमें भोजन का आदर करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आगे लिखिए। मनु ने स्वीकार किया है, मनु ने स्वीकार किया है कि भोजन बिना घी या तेल के नहीं करना चाहिए, बिना घी या तेल के नहीं करना चाहिए। मनु से एक चीज सीखने लायक है जीवन में, जानते हैं क्या? टू द पॉइंट बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि कब किस कालखंड के लिए, अभी मैं आपको आगे आहार के विषय में ऐसी ऐसी परिभाषाएं बताऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्या गोल गोल घुमा रहे हैं सब। बाकी मनु बेचारे इसीलिए ज्यादा प्रताड़ित हुए। मनुस्मृति सबसे ज्यादा इसीलिए गुस्से में को झेलने वाली पुस्तक बनी, जो भी आता है जला के चला जाता है, तो इस चक्कर में, क्योंकि मनु टू द पॉइंट बातों को रख दिया। और बाकी जितने राइटर हुए हैं, सबने अपनी बात को बोला है, ये मानना तो मानो, नहीं तो ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस दिया है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं। और मनु बिल्कुल टू द पॉइंट। अब जिसको कोलेस्ट्रॉल हुआ हो, वो क्या करेगा? मनुस्मृति जला देगा, बोलेगा, बोलते हैं कि घी के बिना खाना नहीं। ये कैसी पुस्तक है, इसे जला दो। है कि नहीं? तो लेकिन मनु का क्या है, उनका वो अपने कालखंड के हिसाब से बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, स्मृतियां जो हैं वो उन स्मृतियों में बहुत सारी स्मृतियां हैं जिनमें मनु स्मृति सबसे प्राचीन है ना? और ये वही मनु है जो मत्स्य अवतार को प्रमाणित करते हैं। और ये वही अवतार है, मत्स्य अवतार, जिसको आपके डार्विन हो, जिसको आपके अरस्तु हो, सबने स्वीकार किया है कि इस पृथ्वी पे अगर कोई जीव सबसे पहले बना था तो वो मछली ही थी। तो मत्स्य अवतार जो है वो श्री हरि विष्णु के अवतार को देखा, और इनके ही हाथों में वो मनु 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 कहती हुई एक मछली मछली आई थी, और वहीं से ये पूरा कालक्रम चलता है, एक लंबी कहानी। लेकिन उस हजार साल, हजार के कई हजार साल बाद पुरानी, और उसे आज आज के समय में भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। वेदों के विषय में एक बड़ी शानदार बात ये कही जाती थी कि वेद महिलाओं के लिए और शूद्रों को लिए मतलब पढ़ने का नहीं था, कि वो लोग नहीं पढ़ सकते थे, वेदों के विषय में कहा गया था। लेकिन पुराण कहा गया कि पुराण पढ़ सकते हैं। अब क्यों था वेद? क्योंकि वेदों की संस्कृत अगर आप उठा के देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो बड़े विद्वान है, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान है, वो भी अगर वेद का अर्थ निकालते हैं तो उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक वैदिक मंत्र है, बड़ा सिंपल वैदिक मंत्र। किसी को कोई वैदिक मंत्र याद है? मैं सुनाता हूँ। तीसरे अध्याय में, ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में एक मंत्र है, 18वें 19वें के आसपास में आता है। जैसे हम लोग गायत्री छंद के अनुष्टुप छंद में आता है मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अर्थ को अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो कई तरीके से इसका अर्थ निकाला जाता है। जो हम लोग एज कैजुअल जानते हैं वो ये है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे, वो परमात्मा हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ये हो गई जनरल परिभाषा। लेकिन अगर आप इसके व्याकरणीय विधा में जाएंगे तो ये बड़ा क्लिष्ट मंत्र हो जाता है। भूर्भुवः स्वः, ये जो भुवः स्वः है ना, भू भुवः स्वः, ये तीनों लोकों की बात की जाती है, तीन लोक है। जबकि जो मैंने अर्थ बताया उसमें ये अर्थ, ये नाम तो मैंने लिया नहीं कहीं भी, तीनों लोकों की बात, भुवः स्वः जो शब्द आता है।
इसीलिए वैदिक काल में इन चीजों को होल्ड कर दिया गया कि आप वेद मत पढ़िए अनटिल अनलेस, इवन ब्राह्मणों को भी नहीं होता था जब तक कि वो अपनी पूरा वो स्नान तक की व्यवस्था ना कंप्लीट कर ले, स्नातक ना हो जाए। परंतु कालांतर में वेद सुलभ हुए और उसको बहुत सारे राइटर्स ने लिखा और हम लोगों ने जाना, लेकिन अर्थ का अनर्थ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जिसके डर से बहुत सारे पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। जितने भी पुराण, उपनिषद, अरण्यक, है ना, स्मृतियां, ये जितनी भी लिखी गई हैं, ये सारी की सारी इन्हीं उन्हीं वेदों के डिस्क्रिप्शन के लिए लिखी गई थी। उन्हीं में एक अर्थ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मनु के विषय में, तो मनु स्मृति भी जो है उसी कालखंड में अपने हिसाब से चलती हुई चीज है, जिसमें मनु ये बात कहते हैं कि घी और तेल के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। एक और बात कहते हैं कि ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये भी लाइन आपको लिख लेनी चाहिए। अति भोजन भी दुष्कर होता है, बेकार होता है। एक लाइन और बोलते हैं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए। यानी जब तक सूर्य उपस्थित हो तब तक ही भोजन करें। सूर्य के सामने कभी भी सूर्य के अनुपस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य की उपस्थिति बनी अनिवार्य है, बड़ी अनिवार्य है। ठीक है। और दिन में एक टाइम हैवी भोजन करना चाहिए, दूसरे टाइम में हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। राधा तिवारी जी कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। म्यूट करके बोलो ना, अनम्यूट करके। सर मैंने सुना है, पता नहीं सही है या गलत है, कि ऐसे बोला जाता है कि गायत्री मंत्र होता है उसको मतलब आपको ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए, उसको आप मन में बोलो जो ज्यादा ये इफेक्ट होता है नियमावली, क्या? ये नियमावली मैंने भी ये सुना है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये हाँ। भी सुना है कि जब वैदिक कर्म कांड के आधार पे जब आप करते हैं किसी भी वेद के मंत्र को, वेद में 10,000, ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है, 1,028 सूक्तों से युक्त है, 10 खंड है। ऋग्वेद की खासियत है ये। तो ऋग्वेद जो है, इसी ऋग्वेद के चक्कर में पूरा पूरा अथर्ववेद आता है, 7,000 श्लोकों वाला, सारा का सारा जीवन का एस्पेक्ट रखा गया। तो 10,462 मंत्र है अगर, तो कुछ मंत्र उसमें बड़े शानदार माने जाते हैं, बहुत डेंजरस, डेंजरस इन द सेंस कि उसका उपयोग और अनुप्रयोग बहुत कठिन हो सकता है। परंतु वो तब हो सकता है जब आप उसके विषय में जानते हो। एक मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, शायद आप लोग इस बात को ना जानते हो। जैसे आस्तिक और नास्तिक दर्शन में बांटा ना ये इसने, स्मिथ ने, तो स्मिथ के बाद एक एक और विचारक आया। उसने एक नए सिद्धांत को खोज निकाला था, अज्ञानवाद का सिद्धांत। आप लोगों ने ये शायद कभी सुना हो ना सुना हो। अज्ञानवादिता जानते हैं किसे बोलते हैं? अज्ञानवादी जैसे जो नास्तिक दर्शन है उसमें बेसिकली जैन, बौद्ध, लोकायत, चारवाक, ये चार, और पांचवा जो है वो है अज्ञानवाद। तो अज्ञानवादी क्या कहते हैं, अज्ञानवाद के जो लोग प्रवर्तक हैं वो ये स्वीकारते हैं कि कभी भी अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप कोई भी काम कीजिए वो गलत प्रभाव नहीं देगा। ये अज्ञानवाद का मूल सिद्धांत है। अज्ञानवाद ये भी मानता है कि इस ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो सारी बातों को जानता हो। हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान से पूर्ण नहीं है, ज्ञान मुक्त ही है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर ज्ञान की कमी है। हर व्यक्ति अज्ञानवाद का प्रवर्तक है। ये बात अज्ञानवादी कहते हैं कि हम लोग ईश्वर को तो क्या ही मानेंगे, ईश्वर स्वयं में पूर्ण नहीं है उसके हिसाब से। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो नास्तिक दर्शन का बड़ा मूल हिस्सा जो है वो आता है अज्ञानवाद के तहत। लेकिन जैसे चारवाक का पूरा सिस्टम, पूरी पूरी किताबें गायब हो गई, वैसे ही अज्ञानवाद की भी जो सिद्धांत शैली है वो गायब हो गई। अब छिटपुट किताबों में देखने को मिल जाती है। एक भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारतीय दर्शन, और भारतीय दर्शन में उन्होंने इस बात का बहुत थोड़ा सा जिक्र किया। हालांकि महात्मा गांधी से उनका संपर्क हुआ था एक बार कि आप भी थोड़ा सा धर्म के विषय में कुछ बोल दीजिए, परंतु महात्मा गांधी ने धर्म के विषय में बोलने से मना कर दिया। कालांतर में दो चार लाइनें लिख बोले थे, और उसी उन्हीं लाइनों के आधार पे ये अज्ञानवाद का सिद्धांत भी प्रवर्तित होके हम सभी के सामने आता है। मूल बात यह है कि यदि आप कोई चीज नहीं जानते, राधा जी, अगर आप किसी चीज के विषय में उसके नकारात्मक प्रभाव को नहीं जानती हैं और आप श्रद्धा भाव से उस कार्य को करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नकारात्मक प्रभाव दे जाए।
क्यों? क्योंकि आप जितने समय के लिए आस्तिक हैं उतने ही समय के लिए आप अज्ञानवादी भी हैं। तो हर समय आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम क्षमस्व, है ना, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम, ये मंत्र होता है ना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर। मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रियाओं से हीन हूँ, हे सुरेश्वर। मैं तो ना आवाहन करना आपका जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। ये किस बात का मंत्र है? ये अज्ञानवाद का ही तो मंत्र है ना। तो अज्ञानी बने रहिए, ईश्वर की शरण में पड़े रहिए, बाकी सब तो जो है सो है ही है। नौधा भक्ति में भी तीन तीन चार भक्तियां ऐसी हैं जो पूर्णतया अज्ञानवादिता को ही प्रदर्शित करती हैं। वो ये बात ही कहती है कि हमें कुछ नहीं लेना देना। आप कौन से वो भक्ति सूत्र हैं? नारद भक्ति सूत्र के अलावा एक और कौन सा है? शांडिल्य भक्ति सूत्र। उन्होंने कहा है कि नारद के साथ तो चलो, नारद का तो जैसा था वैसा था ही, शांडिल्य ने ये कहा है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाओ, चाहे नरक से लिपटे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर आपको उसी स्वरूप में स्वीकार कर लेगा और वो आपको उसी स्वरूप से उठा लेगा। इसलिए अगर आप नियमावलियों में जाएंगे तो डराने का काम तो शुरुआत से होता आया है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई चीज ऐसा हो जाए कि कहीं से सुन ले, तो मान लीजिए कि वो सही है, वो सही कह रहा है, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति बाकी दुनिया की हर चीजों से कई गुना ऊपर है। और अगर हम लोग फिर डाइवर्ट हुए तो मैं आहार कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मेरी आदत है बहने की। अभी मैं बहुत कंट्रोल करके आपको अज्ञानवाद से खींच लाया, नहीं तो अज्ञानवाद का सिद्धांत अगर निकलेगा तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं अज्ञानवादिता में कि आनंदित हो उठेंगे आप उसको सुन के ही। लेकिन मैं आनंदित नहीं करना चाह रहा। वापस हम लोग आते हैं आहार के ऊपर, ठीक है। चलिए अपना क्रम जारी रखते हैं। भगवत गीता का एक, विष्णु पुराण का एक सूत्र लिखते हैं। लिखिए, एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा सा। क्षमा कीजिए, एक आवश्यक कार्य। बहरहाल लिखिए, विष्णु पुराण ने विष्णु पुराण ने कहा है, पेट का आधा भाग आहार से, पेट का आधा भाग आहार से, एक चौथाई लिक्विड से और एक चौथाई हवा से भरना चाहिए। हवा से भरना चाहिए। अगर श्लोक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जठरम पूर्णे दर्द मन्ने। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जठरम पूर्णे ददर्ध मन्ये जलैंचम। रिपीट कर रहा हूं, जठरम पूर्णे ददर्य मन्ये जलैंचम वायो वायो विवर्तराया विवर्तराया चतुर्थ भव शेष्यते। चतुर्थ भव शेष्येत। तो श्लोक नंबर कौन सा है ये अध्याय का? ये श्लोक नहीं याद है मेरे को, बस इतना पता है कि ये विष्णु पुराण का है। ठीक है। खोजेंगी तो पता लग जाएगा, वैसे ढूंढेंगी तो। आगे लिखिए, भगवत गीता। भगवत गीता लिखिए, भगवत गीता ने आहार के तीन प्रकार बताए हैं। आहार के तीन प्रकार बताए हैं। आहार के तीन प्रकार बताए, सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक राजसिक और तामसिक। 17वां अध्याय, 8वां 9वां और 10वां श्लोक। 17वां अध्याय, 8वां 9वां और 10वां श्लोक। ठीक है। ऐसे ही रामायण में, आगे लिखिए, ऐसे ही रामायण में भोजन को या आहार को दो वर्गों में बांटा गया है। और ये आपका एक एक खंड है, फंडामेंटल ऑफ योगा में ये पूछते हैं, रामायण में योग, तो वहां पे भी ये चीजें अप्लाई हो जाती है। दो प्रकार का बताया गया है, सात्विक और तामसिक। राजसिक का कोई सिद्धांत नहीं रही है, सात्विक और तामसिक। आगे लिखिए, चरक संहिता में, चरक संहिता में आहार को, आहार को औषधि के रूप में देखा गया है। औषधि के रूप में माना गया है या देखा गया है। आगे लिखिए,
दो भाष्यकर्ताओं ने, चरक संहिता के भाष्यकर्ताओं ने दो भाष्यकर्ताओं ने नंबर 1 चक्रपाणि भाष्य एवं नंबर 2 गंगाधर भाष्य ने गले से नीचे उतरने वाले प्रत्येक पदार्थ को आहार माना है। गले से नीचे उतरने वाले प्रत्येक पदार्थ को आहार माना है। आगे लिखिए। कश्यप संहिता ने कश्यप संहिता ने चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये कहा है कि कोई भी दवा भोजन के बराबर नहीं, कोई भी दवा भोजन के बराबर नहीं है। आगे लिखिए। सुश्रुत संहिता के 24वें खंड अध्याय के 68वें श्लोक में, सुश्रुत संहिता के 24/68 में 24वें अध्याय के 68वें श्लोक में यह कहा गया है कि भोजन जीवन शक्ति को बढ़ाता है, भोजन जीवन शक्ति को बढ़ाता है एवं यह भोजन आयुष तेज समुत्साह स्पृत्योज अग्नि विवर्धनम, यानी कि यह भोजन आयु आयु तेज स्पृत्योज ओज स्मृति और ओज अग्नि विवर्धनम एवं अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि का मतलब वही एसिड। बहुत बढ़िया। मैं आप लोग के कलम दौड़ने के रफ्तार से बता सकता हूँ कि किसकी पेन तेज चल रही है, किसकी पेन स्लो चल रही है। कुल 4-5 लोगों की पेन मुझे दिखती रहती है हमेशा। कुछ लोग इसमें शॉर्टकट लिखते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं तो 1 मिनट के लिए एनालिसिस करते हैं कि छूट गया, तो उसे छोड़ के फिर अगली लाइन को लिख देते हैं, है ना। अगर मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूं तो हर 30 सेकंड बाद ही एक कोई खोलेगा माइक और बोलेगा सर क्या बोला था, है ना। इसीलिए म्यूट रखना पड़ता है मुझे। ये टेक्नोलॉजी वालों ने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी बताई। अब सोचो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये, नहीं आप अपने घर में दुनिया देश दुनिया से कहीं भी बैठे पड़े हो, लाइव कक्षा हो रही है, आराम से बैठ के पढ़ाई चल रही है। चलो नहीं होगा नेट, नेट की अलग बात है, लेकिन कम से कम ज्ञान जो मिलता है वो तो अलग है ना, है कि नहीं। नेट तो चलो हमेशा देखिए एक एक बड़ी शानदार बात है, साध्य के विषय में मत सोचिए, क्या क्या प्राप्त करना है उसके विषय में मत सोचिए। वो कर्म वाले सिद्धांत से अलग बात बता रहा हूँ, जो गीता ने कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो तो एक है ही है सिद्धांत। लेकिन कभी भी आपका साधन क्या है, किस चीज पे आप चल रहे हैं, प्रेजेंट को जीने की कोशिश कीजिए। अब मेरा एक दर्शन मैंने डेवलप किया है इसमें कि प्रेजेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जैसे राजसिक नाम की कोई चीज रामायण में नहीं होती, वैसे ही क्योंकि राजसिक व्यवस्था को ही तो धूमिल करने के लिए सारी चीजें चली थी। राजा नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, भगवान राजा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेरा पुत्र बनेगा। यही तो चल रहा था पूरे पूरे चक्कर, इन सारे चक्करों में वो बेचारी चप्पल जो है उसने 14 साल राज किया, क्या कि नहीं किया। तो सोचिए टाटा बाटा वालों को कितनी खुशी हुई होती अगर बाटा का चप्पल होता तो, है। परंतु एक खड़ाऊ ने 14 वर्ष तक राज किया, और ईश्वर जो है वो जंगल में घूम रहे हैं, यानी जिसे राजा बनना था कायदे से वो राजा नहीं बना। अब राजा नहीं बना तो इसलिए 2 प्रकार का सिद्धांत, राजसिक सिद्धांत को हटा ही दिया। तामसिक और सात्विक, 2 ही सिद्धांत बीच में बचता है, क्योंकि सत्व हो गए राम और तमस हो गए जो राक्षस या आसुरी शक्तियां हो गई। ऐसे ही सिद्धांत है दर्शन का, जो मैंने अपने विचार व्यवस्था क्रम से उत्प्रेरित किया है, या आप कह सकते हो उद्दीपित किया है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में कैसे जियो? प्रेजेंट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है।
कुल मिला जुला के कितने देर का प्रेजेंट होता है? माइक्रो सेकंड का, 1 माइक्रो सेकंड का प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो चीज घटित हो रही है वो इंस्टेंट आफ्टर अ सेकंड ये पास्ट बन जाती है, और जो चीज होने वाली है वो फ्यूचर। मैं अगले 5 मिनट में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भविष्य है, और मैं प्रेजेंट में कितना चल रहा हूँ, जितना मैंने बोला वो भी नहीं रहा प्रेजेंट में, और बाकी जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब पास्ट हो चुका है। तो प्रेजेंट में कैसे कोई रह सकता है? प्रेजेंट नाम की चीज नहीं होती। तो अपने पास्ट के आधार पे फ्यूचर का निर्धारण कर सकने वाली जो क्षमता है, उसी क्षमता का नाम प्रेजेंट है। प्रेजेंट स्वयं में कोई चीज नहीं है ना? तो वर्तमान को अगर आप सिर्फ ये मान के चलते हैं कि वर्तमान, इसको बस मान किए है, एक वर्तनी है, वर्तनी का मतलब एक मात्रा है, ठीक है, वर्त को बस वर्तनी को मानिए आप कि ये है, दैट्स ऑल। यही है वर्तमान। भूत था और भविष्य होगा, ये है आपका जीवन। इन्हीं दोनों के मध्य में जो ऊहापोह है, उसी जीवन को आप जीवित कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट योर लाइफ। यही आपके जीवन का समूल है, यही आपके जीवन का सिद्धांत है। अगर इसको, इस सिद्धांत को कोई चैलेंज करना चाहे तो आपका स्वागत है। मैं इस पे बड़ी दार्शनिक बातें आपसे कर सकता हूँ, परंतु आप अभी इस बात को सोचिएगा। कल हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि क्या मेरी इन बातों से आप सहमत नहीं है कि वर्तमान बहुत छोटा है, वर्तमान में कोई कैसे जीवित रह सकता है। आप ये यकीनन ये बात मानेंगे कि वर्तमान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट जो करता है वो फ्यूचर है, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, और जो चीज बीत गई वो है पास्ट। यानी कि आपका जीवन तो बस मजाक में ही चल रहा है ना? आइए वापस चलते हैं अपने अपने शब्द संचय की तरफ। ठीक है, आगे लिखिए। चरक संहिता ने माना है, चरक संहिता ने माना है कि असाध्य रोग, असाध्य रोग यानी जो रोग साधे ना जा सके, जिनका कोई कारण ही ना पता चल पाए, जो जस्टिफिएबल ना हो, अनुचित खान पान के कारण उत्पन्न होते हैं। हित शी स्वांतिमांति शियात काल भेजित जितेंद्रिय। आगे लिखिए। अतः बुद्धिमान प्राणी यानी इंद्रियों को विजित करने वाला प्राणी भोजन चयन करके लेता है। श्लोक है आपका 6/11 चरक संहिता। पश्यन रोगन बाहुम अभिलाषम बुद्धि विषम शनाद। बुद्धि का प्रयोग करके, चेक करके भोजन लेता है जो बुद्धिमान प्राणी है, उसे जिसे लंबा जीना है। आगे लिखिए। चरक संहिता ने 12 प्रकार के आहारों का वर्णन किया है। 12 प्रकार के आहारों का वर्णन किया है। 1 2 3 4 करके लिखना। थोड़ा डीप पढ़ोगे, मैंने आपको बताया 1000 किलोमीटर दौड़ोगे तो 100 मीटर की दौड़ बड़े आराम से पार कर जाओगे, है ना? थोड़ी सी गहराई रखते हैं अपनी बातों में। लिखिए। आहार के प्रकार, पहला प्रकार इसमें है शुक या शुका, शुक। दूसरा है शमी, शमी। तीसरा है मनसा, मनसा। चौथा है शक, शक। पांचवा है फल, फल वर्ग, वर्ग भी लिख सकते हैं। फिर है हरित वर्ग यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरित वर्ग। फिर है मध्य वर्ग या मध्य वर्ग। फिर है अंबु वर्ग, अंबु वर्ग, अंबु कसेला वाला जो है। फिर गोरस वर्ग, गाय से संबंधित, लैक्टिक ओरिएंटेड। फिर है इक्षुविकार वर्ग, इक्षुविकार वर्ग, पिज्जा, बर्गर, ये सब इक्षुविकार वर्ग। कृतान वर्ग, और फिर है आहार योगी वर्ग। ये चरक के अनुसार है। सुश्रुत के अनुसार इनमें से बहुत सारी चीजें हैं। सुश्रुत के अनुसार दो चार और ऐड कर लीजिए आप। ये सारी चीजें तो है ही है सुश्रुत में, सुश्रुत थोड़ा और बढ़ जाते हैं। एक लिखिए क्षीर वर्ग, सुश्रुत के अनुसार लिख सकते हैं क्षीर वर्ग। फिर एक है दधि वर्ग, दही वाले का अलग कर दिया उन्होंने, क्षीर को भी दूध ही बोलते हैं, क्षीर वर्ग। फिर है दधि वर्ग,
दधि वर्ग का मतलब जिसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाए जाए जिन भोज्य पदार्थों में, थोड़ा मॉडर्निटी में अगर देखा जाए तो। फिर है घृत वर्ग, फैट ओरिएंटेड, घृत वर्ग, सुश्रुत के अनुसार घृत वर्ग, ठीक है। फिर है लवण वर्ग, साल्ट ओरिएंटेड, ईटीसी ईटीसी, ठीक है। आगे लिखिए, ऐसे ही ऐसे ही अष्टांग अष्टांग हृदय एवं भाव प्रकाश नाम की पुस्तकों ने भी आहार का वर्णन किया है, आहार का डिफरेंशिएशन, उसका विभाजन किया है, ठीक है। आगे लिखिए, चरक ने, महर्षि चरक ने आहार लेने के कुछ नियम बताए हैं, आहार लेने के कुछ नियम बताए, और ये लाइनें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, अपने सारे क्लाइंटों को पर डे चेपा करो अपने घर में, है ना। साथ में सबसे पहले आज अपने पे स्वयं पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, सबसे पहला कि भोजन गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रावत यानी उचित मात्रा में हो, ठीक है। जीर्ण हो यानी कि पिछला भोजन पच गया हो तभी लें, पिछले भोजन के पच जाने के बाद लिया जाना चाहिए, यानी कि कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप हो। उसके बाद बहुत तेज तेज नहीं खाना चाहिए। फिर है बैठ के भोजन करना चाहिए, फिर है बहुत बात करके नहीं भोजन करना चाहिए, मन एकाग्र करके भोजन करना चाहिए। आजकल तो फोन चालू कर दिया और एक तरफ से रील देख रहे हैं, एक तरफ से भोजन ले रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही है ना। ये नहीं होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। भोजन को उतना ही जरूरी मानिए जितना आप बाकी चीजों को मान रहे हैं। भोजन मिले तो उससे बातें कीजिए, बोलिए आइए स्वागत है आपका, शरीर के अंदर जाइए और बिल्कुल ऊर्जा ही ऊर्जा भर दीजिए। आपको पता है जो लोग जिम करते हैं वो अपने भोजन को भगवान मानते हैं, जो लोग जिम वाले हैं। और हम लोग योग वाले, हम लोग तो ये है कि चलो आज अब कुछ भी खा रहे हैं, कल पहुंच जाएंगे क्लाइंट के पास और बोलेंगे कि ऐसा है कि ये निम्न योगा कीजिए तो उससे आंखों का चश्मा हट जाएगा। खुद पे अप्लाई नहीं है। निम्न योगा कीजिए तो बाल जो है आपका झड़ना बंद हो जाएगा, खुद टकले हुए जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने शरीर पे, बाकी किसी भी विधाओं को देख लो, संगीतज्ञों से सुनना, कभी आप लोग ये म्यूजिक शोज वगैरह को देखो, वो अपने बिल्कुल रद्दी से रद्दी गायकार का भी नाम लेंगे ना तो भी एक बार अपना कान छू लेते हैं सब, अरे क्या बात कर रहे हैं श्री अनु मलिक जी। ऐसे करके ऐसे कान छू के, है ना। मतलब बताओ, वो कोई सिंगर है आदमी, लेकिन फिर भी उसका नाम लेते हैं, उसके जो शिष्य हैं तो वो कान छू के, अरे गुरु जी हमारे। तो म्यूजिशियंस का वैसे ही ये जितने नृत्य वाले हैं और तमाम जो भी ये लोग हैं, ये अन्य आर्टिस्टिक फॉर्मेट वाले, वो कितना शानदार है। और योग वाले तो बोलता है अरे वो तो बेकार है, वो तो मेरा टीचर सबसे ज्यादा, इस देश का अगर कोई सबसे रद्दी आदमी है तो मेरा टीचर ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चाहे कितना भी रद्दी हो, लेकिन फिर भी स्टिल आपको जो है वो सम्मान की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि वो अब गलती उस बेचारी की नहीं होगी, वो जहाँ से सीखा होगा हो सकता है वहां वो व्यवस्था ना मिली हो। तो आप एक परंपरा के चक्कर में कई सारी परंपराओं को, और कोई भी व्यक्ति कहीं पढ़ा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। जाहिर सी बात है कि उसको मॉनेटरी लाभ चाहिए, मुद्रा चाहिए, उसके पास कोई सोर्स नहीं है पैसा कमाने का, वो वही करके, और वो ये सिद्ध कर चुका है उन लोगों को कि मैं जानता हूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बार पेपर देने के लिए गया एक एक परीक्षा का। तो वो पेपर देख के मुझे बड़ा मतलब मुझे बहुत दया आई उस अध्यापक के ऊपर कि ये बेचारा कैसे कैसे करके तो ये अपना अपना जीवन चला रहा है। एक पेपर चलो मैंने दे लिया, मुझे लगा हो सकता है मिस प्रिंट हो गया, दो हो गया, तीसरा पेपर देख के मैं ये बात समझ चुका था कि ये अध्यापक जो है ये बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। मैं पहुंचा उनके पास, ठीक है, विभाग अध्यक्ष के पास गया और मैं जाके उनसे मिला। मैंने बोला कौन है सर, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय की बात है।
तो जब मैं पहुंचा, उनसे मिला, तो मैं ये आश्वस्त हो गया कि ये अपने जीविकोपार्जन के लिए इनके पास कोई अन्य साधन नहीं है, इसलिए ये विधा अपना रहा है। और जब मैं उस समूह के छात्रों से मिला, जो लोग छात्र हैं वहां पे, उन छात्रों से मिला, तो मैं ये आश्वस्त हो गया कि इन छात्रों का भी जीविकोपार्जन इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है ऑप्शन, तो ये पढ़ाई करें। ऐसे ही जीवन चल रहा है लोगों का। तो हमें क्या करना है, हमें वो छांटते हुए ऊपर निकलना है। आपको क्या लग रहा है, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो एक ही वही 5 योद्धा थे क्या? 100 भाई में से सिर्फ 3 ही एक एक्सपर्ट थे क्या? दुर्योधन, दुशासन और एक तीसरा वाला जो था, जो बड़ा धर्मावलंबी था, कोई नाम जानता है उसका? 3 ही तो एक्सपर्ट थे क्या? बाकी के 97 क्या करते थे? सब बेकार थे। वो 97 भी एक्सपर्ट थे, लेकिन चरित्र चित्रण जिसका होता है, वो जिसके अंदर वो एक्सपर्टीज वाली विधा आती है, तो आपको कैसे अपडेट करके ऊपर आना है वो भी महत्वपूर्ण रखता है। और जब ऐसे लोग रहेंगे तभी आप अपने आप को अच्छे मास्टर के रूप में स्थापित कर पाएंगे। ठीक है? तो कभी भी अपने व्यवस्था क्रम में अपने गुरुओं को बड़ा सम्मानित भाव से देखें, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, संयम बना के रखिए। चीजें गलत होती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, होती है तो हो रही है, गलती होना चाहिए, है ना? बैक टू पवेलियन वापस आते हैं। बहुत तेज नहीं, बहुत धीमे नहीं, बिना बात किए, बिना हंसे, ठीक है, मन की एकाग्रता से। और एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, आत्मना अभिसमीक्ष, यानी स्वयं की समीक्षा करते हुए, यानी स्वयं का सम्मान करते हुए, और भोजन बनाने वाले का भी सम्मान करते हुए। ये नहीं कि ज्यादा नमक ज्यादा है, आज उठा के फेंक दो ये खाना, ठीक है, ये खाना मुझे नहीं खाना है, आज इसमें मिर्च ज्यादा है, ऐसे कोई खाना बनाता है क्या? नहीं, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ये लाइन है चरक की। आगे लिखिए। अब वैसे तो इन इनमें ये जो पहला अध्याय का 25वें खंड का दूसरा श्लोक है, एक एक जितनी लाइनें मैंने आपको दिखाई है, 10-12 सिद्धांत है। इन 12 सिद्धांतों पे महर्षि चरक ने बहुत सारी बातें लिखी है। स्निग्धम मशीनदम, स्निग्धम भुज्यमानम स्वदते भुक्तम, मतलब बहुत लंबी लंबी श्लोकों की परिविधा उन्होंने अपने शास्त्र में वर्णित की। परंतु हमारे काम की वो चीजें नहीं, हमारे काम की तो है परंतु अपने नेट के काम की चीजें नहीं है, इसलिए जितना हमारे काम का था उतना हमने लिख लिया। अब आगे लिखिए। ऐसे ही वाग भट्ट ने, आगे लिखिए, वाग भट्ट ने अष्टांग हृदय में 8वें अध्याय के 35वें से 38वें सूत्र तक बताया है, भोजन के विषय में बताया है। ये अष्टांग हृदयम पुस्तक ऐसी है जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब संस्कृत ना भी याद हो तो एटलीस्ट अर्थ का कुछ तो याद हो। ठीक है, आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, लिखिए, भोजन उचित समय पे करना चाहिए, समय, टाइम, साफ सुथरा स्थान हो, और बर्तन भी साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि रात को ही तो आटा साना था इसमें, उस जिस बर्तन में आटा सानते हैं, है ना, कोई बात नहीं, सुबह फिर उसी में सान लिया, अगले दिन भी धो के लेना है उसको। रात को ही तो तवे पे रोटी बनी थी, ऐसा नहीं है, और सुबह फिर उसी में मत बना दो उसे वापस से। ये होता है जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, पुरुष वर्ग खासकर, कि कोई बात नहीं, ये तो रात को कौन जाए धोने के लिए। महिलाओं में तो ये गुण नहीं होता है, अवगुण कह लीजिए, है ना। तो ये पुरुषों में ये अवगुण पाया जाता है कि उनका एक एक टाइम का तवा 6-6 7-7 दिन काम चला देता है। ठीक है, टिंगल की, क्योंकि वो बेचारा काला ही है, उसके ऊपर क्या ही गंदगी दिखेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा सफेद रोटी दिखेगी, उस सफेद रोटी को साफ कर दिया, बाकी सब काला ही काला। ठीक है, तो बाद में जब धोते हैं उसे तो फिर जैसा हो, तो आदतन साफ सुथरा होना चाहिए इसका। आगे लिखिए, पौष्टिक हो, सात्विक हो, गर्म हो, और हल्का सुपाच्य भोजन हो। पौष्टिक हो, सात्विक हो, गर्म भोजन हो, और हल्का हो, ज्यादा हैवी ना हो। हैवी भोजन जानते हो किसे बोलते हैं? हैवी भोजन बोलते हैं कि ठूस ठूस के खाना, एक थाली में 20 रंग का पदार्थ हो और वो बिल्कुल शरीर में जाए, वो हैवी पदार्थ है। सिंपल पदार्थ क्या है? खिचड़ी खाओ, चावल दाल ही तो है मिक्सअप, वो सिंपल है। चावल दाल खाओ, वो सिंपल है। रोटी सब्जी खाओ, सिंपल है। लेकिन उसी रोटी और सब्जी के साथ 50 ग्राम उसमें घी डाल दिया, उसके बाद बटर से रोटी को नहला रखा है, बगल में चटनी है, उसके बगल में अचार है, उसके बगल में मट्ठा है, उसके बगल में सलाद है, उसके बगल में और भी फल है, फिर मीठा और है। ये जितनी ये खिचड़ी बना के एक ही बार में खा जाते हो, ये हैवी पदार्थ को बना दे, हैवी पदार्थ को जन्म देता है। यानी कि उसे सेग्रीगेट करना, उसे कई हिस्सों में बांटना बड़ा बेकार हो जाता है, वो बट नहीं पाता है, लिहाजा एंजाइमल इश्यूज होता है, एंजाइम से संबंधित इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, आगे लिखिए। क्या सात्विक, गर्म और हल्का होना चाहिए। उसका लिखिए, इसमें 6 स्वादी ही होना चाहिए, 6 स्वाद युक्त ही होना चाहिए। अभी 6 स्वाद जो है वो जिह्वा के 6 स्वाद होते हैं, ठीक है ना, 6 स्वाद होना चाहिए। आगे लिखिए,
वाग्भट ने इस बात पे जोर जोर दिया है कि भोजन में मीठा पदार्थ जरूर होना चाहिए, मीठा पदार्थ होना चाहिए। एक बड़ी और लाइन लिखी है जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है, वो ये है कि भोजन गोपनीय करना चाहिए, गोपनीयता से करना चाहिए। पुराने जमाने के लोग आप देखते होंगे कि जैसे आप जाते होंगे ना तो मुंह घुमा लेते होंगे, पीछे पीठ पीछे, आपको आपके सामने नहीं भोजन कर सकते। तो इसका सिद्धांत वैसे तो प्राणी हीलिंग वाले अच्छा देते हैं कि नजर ना लगे भोजन पे, लेकिन फिर भी आजकल का तो ऐसा है कि पब्लिक में खड़े खड़े ही भोजन कर लेते हैं। ठीक है ना, बस दैट्स ऑल। और ज्यादा कुछ नहीं, आगे लिखिए। भोजन के दो मूल प्रकार बताए गए हैं, पथ्य एवं अपथ्य। पथ्य एवं अपथ्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, एक श्लोक लिख लीजिए चरक सूत्र का ही। लिखिए, पथ्यम पथ्यम पथोनपेतम, पथ्यम पथो, फिर एक बीच में उल्टा यस बना दीजिए, इसे अ पढ़ते हैं, फिर न, पपरे की मात्रा, त पर अंग की मात्रा, पथोनपेतम यद्य चोक्तम, यद्य च उक्तम मनसः प्रियम, मनसः प्रियम। यानी कि ऐसा पदार्थ जो हानि करने वाला ना हो, मन को प्रिय हो। ऐसा पदार्थ जो हानि करने वाला ना हो, मन को प्रिय हो, और उसके एलिमेंट्स, उसका द्रव्य शरीर के लिए हितकर हो, पथ्य कहलाता है, पथ्य आहार कहलाता है। आगे लिखिए, पथ्य पथ्य के कुल 6 नियम हैं, पथ्य आहार के कुल 6 नियम हैं, पथ्य आहार लेने के। ठीक है, पहला है, नंबर 1 2 3 4 5 6 करके लिखिए। पहला है मात्रा, यानी सीमित मात्रा हो, बहुत ज्यादा ना हो। दूसरा है काल, टाइम। तीसरा है क्रिया। चौथी है भूमि, चौथी है भूमि। पांचवी है देह। भूमि का मतलब किस जगह पे भोजन कर रहे हो, पता लगे कि आइसक्रीम खाने के शौकीन हो और लेह लद्दाख में पहुंच के आइसक्रीम खा रहे हो, तो है ना, भूमि का भी, भूमि भी तय हो। मुंबई वाले लोगों को पता ही नहीं है कि ठंडी नाम की क्या चीज होती है, वहीं दिल्ली वाले लोगों से पूछे तो स्थिति बड़ी अपरिहार्य हो जाती है। अभी 10 दिनों तक पहले ऐसी स्थिति थी कि हड्डी गल के बाहर आने को तैयार थी, और मैं देख रहा था कि मेरी कक्षा में जो लोग मुंबई से जुड़े हुए थे वो आराम से पंखे चला के बैठे हुए क्लास में। बेंगलोर का तो कोई मतलब, ऐसा ऐसा ऐसी परिस्थितियां कि उसी समय में दिल्ली में हालत बिल्कुल गंभीर है, और मुंबई में कोई चीज नहीं है ना। बरसात के मौसम में एक 10 दिन का कार्यक्रम था मेरा मुंबई में, और भाई साहब मैं जीवन में पहली बार मुंबई रहा था 10 दिनों के लिए, और मैंने कान पकड़ लिया। बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं, 10 दिन लगातार बारिश, कंटिन्यू, मतलब ओह, मैंने ये मान लिया कि पता नहीं कैसे जीवन जीते। और मुझे लग रहा है कि ये बरसात सिर्फ मेरे लिए हो रही है। एक दिन तो मैं बाहर नहीं गया, हम लोग का कार्यक्रम था होटल में ही, तो हम लोग रुके हुए थे। एक दिन तो बाहर नहीं गया मैं, दूसरे दिन कुछ काम ऐसा आन पड़ा कि जाना ही पड़ा। और बोरीवली से जाते जाते रास्ते में देखा, जैसे ही मैं निकला अपना छाता लेके, रोड छातों से ही भरा पड़ा था। मतलब लिटरली कितने, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसकी दुकान बंद हो, सब कुछ चल रहा है ना। तो ऐसा भी है। और दिल्ली में बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली बंद हो जाती है, छोड़ो आज कौन जाएगा काम करने। नोएडा में तो कोई सोच भी नहीं सकता बरसात हो जाए तो, है ना, कि काम करने जाना है। इसलिए देश का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी भूमि पे भोजन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा ना हो कि उल्टे सीधे भोज्य पदार्थों को उल्टे सीधे स्थान पे कर लें और फिर बीमार हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चरक जी कह रहे हैं, महर्षि चरक जी। तो भूमि, फिर देह, देह मैंने आपको बताया, शरीर, शरीर के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग मोटे हैं उनका खाना अलग होगा, जो लोग पतले हैं उनका खाना अलग होगा। कुछ ऐसे हैं कि कितना भी खा लें वो मोटे नहीं होते, उनका अलग होगा। कुछ ऐसे हैं बेचारे जो हवा भी पी लें तो 2 किलो वजन बढ़ जाए,
कुछ ऐसे भी हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का सबका भोजन जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो देह का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आता है दोष। दोष के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया है। त्रिदोष जो होता है, ठीक है, वात पित्त कफ के आधार पे किसकी क्या प्रकृति है वो भी तय करना होता है पथ्य भोजन के नियमावली के अनुसार। आगे लिखिए, अष्टविध आहार सिद्धांत। अष्टविध आहार सिद्धांत, आगे लिखिए। अष्टविध आहार सिद्धांत के अनुसार, अष्टविध आहार सिद्धांत के अनुसार निम्न 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। निम्न 8 प्रकारों का वर्णन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे लिखिए, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। अब जैसे एक उदाहरण है, दालों के कई सारे प्रकार हैं, ठीक है ना। हरी दाल, लाल दाल, पीली दाल, काली दाल, ब्राउन दाल, पिंक दाल, इस तरीके की बहुत सारी दालें हैं, ठीक है। अब जो मूंग वाली होती है, पता नहीं, ये तो मॉडर्न फॉर्मेट है कि हरी दाल, काली दाल, पीली दाल, नीली दाल, लेकिन उन सबका नाम होता है। तो जो मूंग दाल होती है, मूंग दाल जानते हो ना, जो हल्दीराम की एक नमकीन आती है मूंग वाली, पीली, जिसको हल्का पीला, वो उसकी प्रकृति होती है लघु प्रकृति की, वो होती है, ठीक है। और वहीं उड़द जो होती है, उड़दी या उड़द, उड़द की दाल, वो होती है दीर्घ प्रकृति की। यानी कि सामान्यतया उड़द की दाल को पचने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में मूंग दाल पच जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे प्रकृति निर्धारित होती है। कभी इन सारे प्रकार के भोजनों का प्रकृति मैं आपको लिखवाऊंगा, मेरे पास एक पीडीएफ होगा या मेरे पास एक किताब भी है, उसमें सारी प्रकृतियां दी गई हैं। कौन सा भोजन मुख्य प्रकृति का होता है, कौन बेस प्रकृति का होता है, कौन एडवांस प्रकृति का होता है। आगे दूसरा लिखिए, कारण। करण, करण या कारण, ठीक है। करण का मतलब इसमें ये हो गया कि ये किसके संयोग से बन रहा है, ठीक है। यानी किसके प्रभाव में बन रहा है। किसके प्रभाव में, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वाष्प के प्रभाव में बनती हैं, भाप के कारण से वो चीजें बन के आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो जल के कारण से बन के आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अग्नि के कारण से बन के आती हैं, ठीक है। जैसे आलू है, अब आलू को बॉयल कर दोगे आप तो वो पानी का प्रभाव रहा, ठीक है। वहीं पे मोमोज जो है वो वाष्प का प्रभाव से, वाष्प के प्रभाव से बनता है ना। आदर्श खाना है आजकल का तो मोमोज वगैरह, आप जानते होंगे। मोमो वाष्प से ही तो बनता है। इससे बनता है, ऊपर ऊपर उसमें धुआं फेंकते रहते हैं, नीचे से पानी उबालते रहते हैं और ऊपर वो बनना होता है उसके धुएं से, हाँ। और बिरबल की खिचड़ी वो अग्नि के संयोग से। अगली लाइन लिखी, संयोग। कारण के अलावा संयोग। संयोग में संयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा कटहल खा के पान नहीं खाना चाहिए, है ना। दूध पी के नींबू पानी नहीं लेना चाहिए। इस तरीके का उल्टा सीधा संयोग जो है वो क्या होता है, वो कई सारे रोगों को जन्म देता है। सबसे जो डेंजरस रोग होने की संभावना रहती है, चलो एक तो मृत्यु तो खैर है ही है डेंजरस, लेकिन उसके पहले जो सबसे उससे भी ज्यादा कष्टकारी, जानते हैं क्या, वो है सफेद दाग। जो सफेद दाग होना शुरू हो जाता है ना चेहरे पे, वो इसमें अतिशय मात्रा में सबसे बड़ा कारण है भोजन, अपोजिट गुणों के भोजन को साथ कर लेना। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको सारे भोजन का अपोजिशन तो पता नहीं है, कौन किसके विरुद्ध है, विरुद्ध भोजन भी बोलते हैं इसे। परंतु एक चीज याद रखिए कि जो भी आप खाते रहे हो, जो आपके परिवार वाले लोग पहले से बचपन से देते आ रहे हैं, उन्हीं भोज्य पदार्थों को आसपास में लीजिए। और हर कोई पदार्थ, जैसे कभी मन करे कि चाय पीना है, अभी कटहल की सब्जी खाई और तुरंत ही चाय, ऐसे बहुत सारे। मैं एक बार मनाली में हम लोग की चैंपियनशिप थी योग की, तो मैं कुछ नए प्रकृति के पुरुषों से, बालकों से मिला जो मूलतः हरियाणा बैकग्राउंड से आते हैं। उनके यहाँ ये नियम है कि चावल दाल रोटी सब्जी खाने के उपरांत वो चाय पीते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि बताइए ये कौन सी प्रकृति है, भोजन के उपरांत चाय का प्रश्न ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो चाय पीते हैं। उनको चाय ना पिए तो बोलते हैं चलो अब चाय पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे तो फिर तो भोजन ही नहीं पचेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया।
ये मतलब इस तरीके का अलग अलग सांस्कृतिक विरासत होती है। तो जिस भी सांस्कृतिक विरासत से आप आते हैं, मैं अपनी पीएचडी के दौरान राजस्थान से भी कोई है क्या हमारी कक्षा में? अच्छा, काफी सारे लोग हैं। तो राजस्थान में मैं था अपनी पीएचडी के दौरान, तो जब तक मैं वहां रहा, तो अब चूंकि देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोज्य पदार्थ, 6 महीने का हमारा कुल कार्य था वहां पे, तो 6 महीने में 15 दिन 10 दिन रहना पड़ता था। तो बाहर तो भोजन बढ़िया मिलता था, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर वाले, उनको मैंने उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अपने घर आमंत्रित किया था कि कभी आइए, आपको भोजन बनाना सिखा। तो खिलाते बढ़िया थे सब बेचारे, लेकिन जिस विधा से वो बनाते थे, उस विधा में ना तो संयोग का पता लगता था, ना नमक का पता, ना मतलब कोई चीज नहीं कि कोई चीज क्या उसमें मिलती हो। यही हमारे विश्वविद्यालय में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में भोजन मिलता है कि आप जाके खा लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि संसद की कैंटीन से आप खाना खा रहे हो, इतना बेहतरीन खाना बनाते। लेकिन उसी विश्वविद्यालय में जिस भोजन को हम लोग करके बड़े आह्लादित हो उठते थे, उसी भोजन को मणिपुर और इम्फाल वाले बेचारे गाली दे दे के नहीं थकते थे कि ऐसा कहीं खाना बनता है, ऐसा खाना। तो हर वो व्यक्ति जो अलग दिशा से आता है, अलग व्यवस्था क्रम से आता है, उसको वहां का भोजन अच्छा लगता है, दूसरी जगह पे उसके लिए सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये बात मुझे पहले नहीं लगती थी, लेकिन जब जितने दिन तक मैं राजस्थान में रहा, तो मैंने ये बात स्वीकार की कि वहां के भोज्य पदार्थों को स्वीकार करना वो बहुत बढ़िया है खाना, लेकिन मेरे लिए स्वीकार कर पाना अनटिल अनलेस कि वो ये दाल बाटी वाला सिस्टम हो, वो तो चला देता था काम। लेकिन विभिन्न प्रकार की सब्जियां, वो मैं नहीं खा पाता था। छत्तीसगढ़ के एक विश्वविद्यालय में मैं गया, वहां छत्तीसगढ़ से भी एक है कोई कक्षा में? कोई है छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ में गया, वहां एक लाल भाजी करके सब्जी बनती है, वो ऐसा लगता है जैसे पालक का किसी ने खून कर दिया हो। वो चारों तरफ बिल्कुल लाल भाजी जो होती है, वो पालक की बहन ही है, मान के चलो। अब जो चौलाई की साग होती है ना, उसकी बहन, पूरा खून के जैसा वो थाली में बहता हुआ ला के बोलेंगे ये लो भाजी खाओ। अब वो भाजी खाओ, मुझे लगा ये गलती से नॉनवेज ना दे रहे हो। तो कई बार पूछने के बाद, आश्वस्त होने के बाद, उस रूम तक जाने के बाद जहाँ भोजन बनता है, रसोइये से पूछने के बाद कि क्या है, फिर मैं उस भोज्य पदार्थ को लिया, और फिर मैंने कान ऐंठ लिया कि वापस दोबारा कभी ये लाल भाजी नहीं खानी, है ना। तो हर व्यक्ति, लेकिन जिसके जिसके यहाँ था मैं, वो सबसे ज्यादा, जो मेरे आसपास के जो बच्चे थे, वो सबसे ज्यादा वही लाल भाजी खींचे जा रहे हैं। अरे आज तो लाल भाजी बनी है, आप लोग आए हो इसीलिए बनाए इन लोगों ने। मैंने बोला, मैं, हम लोग बाहर से आए इसलिए बनाए भगवान, ये तो सरासर जुल्म है, ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं ये लोग? हम लोग आए तो आराम से। बोले नहीं नहीं, कल तो दाल बनाते, हम लोग रहते तो ये अरहर की दाल ही बनाते, आज आप लोग आए तो स्पेशल खाना है आपके लिए, ये लाल भाजी। मैंने बोला हे भगवान, है ना। ये इस तरीके, तो कहने का मतलब ये है कि संयोग भी बड़ा मायने रखता है। अब इसमें जो व्यक्ति, जिसे पता ही नहीं हो कि लाल भाजी का गुण क्या है, अब कोई मेरे से पूछेगा कि उसके गुण और अवगुणों के विषय में बताइए, तो मैं क्या बताऊंगा? क्योंकि वो तो कहीं लिखा है नहीं, उसका कोई शास्त्रीय विवेचन है नहीं। अब उसके अपोजिट भोज्य पदार्थ में कौन सी चीजें उसके खिलाफ काम करेंगी, वो पता ही नहीं है ना। तो अपने संस्कारी व्यवस्था क्रम के अनुसार, जो भी जहां से बिलोंग करता हो, अपने नियमावली के अनुसार अपना भोजन किया करे। संयोग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मछली खाने वाले लोग यदि बाद में शहद खा ले, तो उनको कुष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक रोग होते हैं, मैं ऐसे ऐसे नाम ले लूंगा, टीबी हो जाएगा। तो नाम तो डेंजरस हो सकते हैं, परंतु हमें क्या समझना है वो ये, कि हमें ऐसे रोग, ऐसे विपरीतार्थक भोजनों की एक एक सूची बना लेनी चाहिए। ठीक है, अगली लाइन है राशि। राशि, मात्रा। ठीक है, राशि, राशि जो है वो दो हिस्सों में बढ़ती है, सर्वग्रह और परिग्रह। अब अब बहुत शानदार सिद्धांत बताने वाला हूं मैं आपको। चलो, मान लो आपने रोटी लिया, रोटी तोड़ा, और आपने सबसे पहले उसको दाल में डिप किया। फिर आपने, आपके बगल में पनीर की सब्जी है, उसमें भी थोड़ा सा डिप कर लिया। फिर आलू गोभी का उसमें मिक्स वेज है, उसमें भी थोड़ा डिप कर लिया। फिर बगल में चटनी है, उसमें भी थोड़ा डिप किया। और उसके बाद उसको लेके आपने मुंह में भेज दिया। अभी वो मुंह में ही है, उतने में आपने सलाद भी ले लिया। फिर बगल में पापड़ रखा है, उसे भी ले लिया, और फिर उसे मुंह में पूरा च्यू किया, और च्यू करके उसे भेज दिया। ठीक है, ये हो गया सामान्य प्रोसेसिंग, जिसे आप बड़े आराम से, इसी विधा से तो आप लोग भोजन करते होगे। अधिकतर चीजें मिला के, मिक्सअप करके, है ना, ग्रिंड करते हो मुंह में, और उसका उसे अंदर भेज देते हो। कल्पना कीजिए कि ये सारी चीजें एक ही साथ तोड़ के और थाली में रख दीजिए एक ही बार में, और फिर आपको ऑफर किया जाए ये लीजिए भोजन, तो आप कर पाएंगे उस भोजन को?
आपको लगेगा कि ये क्या दुविधा है, कितना गंदा पदार्थ है, इसे कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो यही सर्वग्रह और परिग्रह का सिद्धांत भी है। सर्वग्रह का मतलब हो गया सारी चीजों को एक साथ मिला के, लेकिन तब कब मिला सकते हैं? अष्ट सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि जब उनकी प्रकृति एक जैसी हो। जैसे ठंड के मौसम में अगर आप चटनी खा रहे हैं तो आंवले की चटनी है और पालक का साग है और फिर दाल है, तो ये तीनों एक साथ ले सकते हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप ठंड के मौसम में लौकी खा रहे हैं, तोरी खा रहे हैं, भिंडी खा रहे हैं, तो आपसे बढ़कर कोई महान बुद्धिमान प्राणी नहीं है, वो परिग्रह के तहत आ जाता है, यानी अपोजिट भोजन नियमावली के तहत आ गया। गर्मी के भोजन को ठंड के भोजन में नहीं मिलाया, मिक्सअप करना चाहिए, और जो ठंड का भोजन है वो बरसात के भोजन से मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और ये जो मिक्सअप चल रहा है, ये सारा क्यों चल रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड के चक्कर में। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? वैसे तो इसे हास्यास्पद गैस बोलते हैं, परंतु ये गैस वही गैस है जो आपके भोज्य पदार्थ को बड़े लंबे समय तक अच्छे से बना के रखती है। खास करके जैसे ये जो आप लोग अभी जिनके घर खीरा आ रहा है, कौन किसके किसके घर खीरा आ रहा है, हाथ उठाए। खीरा, बताइए, ये लोग खीरा वाले लोग। खीरे का सामान्य मौसम कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, है ना? कौन कौन है जो लौकी खाया है इस हफ्ते? कोई है लौकी वाला भी? हाथ उठाए प्लीज। बताइए लौकी। लौकी जो है, मंगला ताई के यहाँ लौकी चल रही है, रंजना जी के यहाँ लौकी चल रही है। अब लौकी शुद्ध रूप से गर्मी का कोई ऐसा भी है जो भिंडी खा के आ रहा हो एक हफ्ते के अंदर? भिंडी भी कोई का बताओ, है ना? ये नेहा जी के भिंडी चल रही। उल्टे सीधे भोज्य पदार्थ खाने के कारण व्यक्ति परेशान होता है। ठंड का मौसम शुद्ध रूप से हरी सब्जियों के लिए, जितनी भी हरी सब्जी आती है बेहतरीन वाली, पालक पत्तेदार वाली, वो सारी चीजों के लिए माना जाता है। अब अलग अलग ग्राउंड पे हो तो एक अलग बात है। जैसे आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में गया हो तो विजयवाड़ा में वहां पे तो धान ही 3 बार होता है। धान समझते हैं ना, चावल। वो चावल जो धान धान है वो 3 बार उसकी खेती होती है। गेहूं की खेती बहुत कम है। पंजाब चले जाओ तो वहां धान ही नहीं होता, वहां गेहूं ही चल रहा है। सिर्फ गेहूं 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 गेहूं। तो ऐसे में अलग अलग चीजों के लिए तो अलग अलग ग्राउंड्स के लिए तो अलग बात है। लेकिन सर्वग्रह और परिग्रह का सिद्धांत भी हमें फॉलो करना चाहिए। मिक्सअप भोज्य पदार्थ उन्हीं के साथ होना चाहिए जिस मौसम का वो भोजन हो। जिस मौसम का भोजन नहीं है उसके साथ अगर आप दूसरा भोजन मिला रहे हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं से दिक्कत जनरेट करेगा। लेकिन इसमें एक विपरीत सिद्धांत ये भी है, एक इसका अलग सिद्धांत ये है कि यदि कोई भोज्य पदार्थ आपके लिए बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जा रहा है तो वो स्वीकार्य है। अगली लाइन लिखिए, देश। देश यानी कि जहां, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि दाल बाटी खा सकते, दाल बाटी चूरमा आप खाइए राजस्थान में, वो बढ़िया है। और लाल भाजी खाइए आप छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं तो आप चावल दाल रोटी सब्जी खाइए, उसी में खुश रहिए। ठीक है, बाकी अन्य कोई चीज आपके लिए नहीं बनी है, ना तो दाल बाटी चूरमा, और ना ही वो लाल भाजी, और ना ही वो अन्य जो आसाम की सब्जियां हैं। आसाम की भी बड़ी घातक सब्जियां हैं। मैं गया, मेरे एक बड़े सीनियर हैं भैया, वो विभाग के अध्यक्ष हैं आसाम विश्वविद्यालय में। तो मैं पहुंचा उनके पास एक कार्यक्रम के लिए, मेरे को जाना था उनसे मिलने। तो उन्होंने बोला कि तू एक तो 2 दिनों से यात्रा करके आया, तेरे लिए खाना बुलाता हूँ। अब उन्होंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, और जोमेटो वाला जो है वो बेचारा खाना लेके पहुंचा तो सही, लेकिन वो चारों प्रकार की सब्जियां देख के मेरे को लगा, हे भगवान, ये इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत अलग, बहुत ही अलग, बिल्कुल। अब क्या बताऊं मैं, मेरे को वो चित्र भी, मेरे को, मैं जोमेटो वालों को देखा, मैंने बोला चलिए ठीक है जो भी है। तो वो स्वीकार है मेरे लिए, मतलब एज अ दिल्ली पर्सन, यूपी के ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हिस्सों से होने के नाते मेरे लिए वो बिल्कुल अलग था। लेकिन गुवाहाटी के लोगों के लिए, अच्छा, जो व्यक्ति हैं, जो उसके एचओडी हैं, वो खुद भी मराठी हैं, वो स्वयं भी मराठी। तो मैंने बोला आप कैसे सरवाइव करते हो यहाँ पे? बोले मैं तो ये मेरी मतलब उनकी जो वाइफ है उन्हें भी मैं जानता हूँ। तो बोले तेरी दीदी बना देती है मराठी खाना, तो वो मैं खा के चल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे से तो खाया ही नहीं जाता आसामी खाना। तो ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने अपने यहाँ का भोजन करता है, तो अपने यहाँ का भोजन करते रहिए। देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात, अगली लाइन है, काल। काल, अरे नहीं खाना चाहिए हर मौसम में लौकी। सुपाच्य होती है तो क्या उल्टा सीधा थोड़ी खा लेंगे? ऐसा नहीं है। सुपाच्य तो क्या चीज नहीं है, भिंडी भी सुपाच्य है ना? बोड़ो भी सुपाच्य है। और सुपाच्य में तो ये तोरी तो बहुत सुपाच्य है ना? तो ऐसा थोड़ी है कि कौन चीज असुपाच्य है, सारी चीज सुपाच्य है। बताऊंगा बताऊंगा रणधीर जी, कभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा विषय से हम लोग विषयांतर ना हो जाए, इसलिए विषय पे बने रहे। काल, काल जो है वापस टाइम मैनेजमेंट।
अब जिसकी सुबह ही 11 बजे होती हो, उसका भगवान ही मालिक है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं हॉस्टल में जब था तो मेरा एक रूममेट था बेचारा, डीएसवीवी में तो नहीं, जब डीएसवीवी से निकल गए हम लोग तो दूसरे हॉस्टल में जब मैं पहुंचा, तो उसकी उसकी रात कै बजे खत्म होती थी जानते हैं? 5 बजे उसकी रात समाप्त होती थी। मतलब 5 बजे उसकी रात शुरू होती थी भोर के, और वो सोता था 11 12 1 बजे तक सोता था दिन के। तो उसका उसका ब्रह्म मुहूर्त कै बजे का हुआ? कल्पना करो, उसका ब्रह्म मुहूर्त तो 2 बजे दिन का हुआ ना फिर। तो वो 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके लंच खींचता था और दुनिया भर का भोजन लेके आता था, फिर खाना पीना खा के ये पेट ऐसे निकला जा रहा था उसका बाहर, जैसे 3 3 फुटबॉल खा गया हो पेट के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति का क्या, अब काल भी बड़ा जरूरी है। आदर्श काल क्या है? एक दिन के 4 भोजन, ठीक है। एक एक सुबह का नाश्ता, उसके बाद स्नैक्स, फिर दोपहर का लंच, फिर स्नैक्स, और फिर रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन इसकी अगर उम्र की बात है, ज्यादा उम्र हो रही हो तो 2 टाइम का भोजन, प्रातः काल का नाश्ता, और उसके बाद दिन में हल्का सा भोजन, और फिर रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन भी सूर्यास्त से पहले। तो काल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बालक हो, बच्चे हो, तो उनका उनका 4 बार 5 बार उनका भोज्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये काल हो गया। उसके बाद है उपयोग संस्था, आगे लिखिए। उपयोग संस्था। उपयोग संस्था उपयोग नियम सजन लक्षणापेक्षा। उपयोग संस्था का मतलब हो गया कि जिस व्यवस्था क्रम के लिए आप भोजन ले रहे हैं, जिस ऑर्गन के लिए ऑर्गन ओरिएंटेड है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग खराब रहता है, बार बार पे उसको टेंशन हो जा रही है, तो अब उसके लिए चाय ही उसका उसका इलाज है। चाय की पत्ती ही उसका इलाज है ना। उसके लिए कॉफी ही उसका इलाज है। अब जिसको बार बार सर में दर्द हो जा रहा है, तो वो कॉफी नहीं पिएगा तो क्या करेगा? उसको खाना दाल पिलाओगे तो वो ठीक थोड़ी होगा। अब जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, उसको फैट देते जाओगे तो थोड़ी वो ठीक होगा। तो प्रोटीन वाले को प्रोटीन मिलना चाहिए। तो उपयोग संस्था, जिस चीज की आवश्यकता हो, जिस अंग को नरिश करने की आवश्यकता हो, उसके अनुरूप भोजन दे। इंसुलिन किसका है? पैनक्रियास से संबंधित है। इंसुलिन बेकार हो रहा है तो पैनक्रियास वाले पदार्थों को रोकिए, लिवर वाले पदार्थों पे फोकस कीजिए। लिवर ही बेकार हो रहा हो तो क्या करें? लिवर के लिए फोकस कीजिए, जो उसके लिए एसोसिएटेड चीजें हैं। पेट खराब हो रहा हो तो जैसे लौकी बताया कि सर्व, ये तो वो सुपाच्य होती है। लौकी जो है वो शुद्ध उदाहरण है बेस का। लौकी का जूस जो है वो क्षारीयता के जबरदस्त गुणों को प्रदर्शित करता है। वाघ भट्ट ने इसको बहुत स्वीकार किया है और लौकी को बिल्कुल वरदान माना है कि यदि आप लौकी के, किसी को एसिडिटी हो रही है और लौकी के जूस को पिला देते हैं, तो एसिडिटी को परमानेंट समाप्त करने की क्षमता लौकी के अंदर होती है। तो ऐसी परिस्थिति में लौकी तो लिया जा सकता है, ठीक है। आगे है 8वां जो नियम है, वो है उपयोक्ता। उपयोक्ता, लिखिए उपयोक्ता। यानी कि उसके अंग से, मतलब जो भी आपने भोज्य पदार्थ लिया, उससे जो चीज निकल रही है उसका क्या प्रभाव है, वो उपयोगिता के तहत आती है। ठीक है। तो जो आपने पदार्थ लिया, उससे जो चीज निकल रही है उसका किस अंग के ऊपर प्रभाव है, वो उपयोगिता के तहत आता है। ठीक है। ये 8 सिद्धांत जो है, ये आपके तहत आ गए। और इसी के साथ आपका पथ्य अपत्य भोजन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है। चरक सूत्र जो है वो 27वां अध्याय जो है, इसके लिए बहुत शानदार तरीके से डेडिकेटेड है। और भी बहुत सारी नियमावलियां हैं। ठीक। तो आहार पे हम लोग की चर्चा कल थोड़ा सा और जारी रहेगी। फिर कल हम लोग अगले टॉपिक को लेंगे। आपके सिलेबस को एक बार मैं और देख लेता हूँ। आपका सिलेबस जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, पथ्य अपथ्य, घिरण संहिता के अनुसार भी है। घिरण संहिता मैं कल आपको लिखा दूंगा। हठ प्रदीपिका भगवत गीता के अनुसार भी कुछ कुछ इसमें पूछा गया है, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे तीनों गुणों के अनुसार। तो कल जो है हम लोग अपने इस वाले हिस्से को समाप्त कर लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, पथ्य अपथ्य, ये कंप्लीट हो जाएगा। यौगिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी लिविंग, आहार विहार आचार, ये सब तो खत्म हो जाएगा। तो कल मुझे लग रहा है कि एक चीज छूटेगी, यूनिट 7 से एक चीज सिर्फ छूटेगी, वो है आपका पंचकोश। और उसके बाद यूनिट 7 लगभग लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। एक परिभाषा है WHO की, छोटी सी 2x2 की परिभाषा है, वो भी लिखवा दूंगा। फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण कंप्लीट, पंच महाभूत कंप्लीट, पंच प्राण कंप्लीट। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश ये भैया पढ़ा देंगे। रोल ऑफ योगा एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। और ये तो बीच बीच में चलता ही रहेगा। क्लेश, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीजेस, व्याधि, आलस्य, ये सब तो पतंजलि में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और फिर स्त्यान, संशय, प्रमाद, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, ये सब भी है, पतंजलि में भी मिल जाएगी।
और यौगिक डाइट, बस यूनिट 7 ऑलमोस्ट हम लोग कल समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट आपकी 3 यूनिट जो है, 3-4 यूनिट जो है समाप्त हो जाएंगी। थेरापेटिक योगा, एप्लीकेशंस ऑफ योगा, अब इसके बाद यूनिट 9 शुरू किया जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ योगा, योग का दर्शन, अप्लाइड फिलोसफी और योगा इन एजुकेशन। ये सब तो प्रवचन वाली कक्षा हो जाएगी फिर। योगा इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा, अगेन प्रवचन। लेकिन ये है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा से पेपर 1 का एक पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। पेपर वन में एक टीएम है, टीएम और आरएम बड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी चाहे कितना भी पढ़ लो, ऐसा माना जाता है कि अगर 1,000 सवाल पढ़ोगे तो उसमें से 5 सवाल भी सटीक लगा दो तो भी बहुत मानो। ठीक है, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी बड़ा, मतलब उसमें प्रश्न ऐसा घुमाया जा सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं आपको कुछ सिद्धांत, कुछ थियरीज लिखवा दूंगा जो बड़ा मायने रखेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। कोई प्रश्न हो तो आपका बीच में आप पूछ सकते हैं। सर हम्म। कल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, वो आपने कहा था ना कल कंटिन्यू करेंगे, इसलिए पूछा। कल कंटिन्यू कर, मेरे कल का मतलब कि जिस दिन, अब जैसे फ्राइडे को मैं बोलो कल कंटिन्यू करेंगे का मतलब मंडे कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को बोल रहा हूँ तो भी वो मंडे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, संडे फिक्स है, रात्रि के 9 बजे एक मॉक टेस्ट, 100 प्रश्नीय। ठीक है, 100 प्रश्नों से युक्त एक मॉक टेस्ट, उसको, उसमें आप लोग नोट्स बनाइए, और नोट्स को जो है वो बड़ा बड़ा नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं एक वन लाइनर बनाइए, वन लाइनर में ही कम से कम 200 लाइनर बनाइए, एक एक बाद में जितनी ज्यादा आप लाइनिंग्स ऐड कर सकते हैं उतना बेटर है। ठीक है। सर सर, हाँ। जो हम्म। लार होती है अपनी, वो क्षारीय होती है या अम्लीय होती है? क्योंकि उसका मान तो 6.3 से लेके 6 पॉइंट कुछ होता है समथिंग। तो मैंने कहीं देखा है उसको कुछ क्षारीय बोलते हैं, तो वो अम्लीय हुई या क्षारीय हुई? अच्छा ये बताइए, लार में क्या क्या चीजें होती हैं? सर 3 निकलते हैं उसमें एंजाइम। हम्म। मेरे को नाम याद टाइलिन नहीं उनका। सबलिंगुअल है टाइलिन एक तो, अमाइलेस नहीं, वो सबलिंगुअल है तो एक ग्रंथि हो तो। गई ना, वो तो ग्रंथि हाँ हो गई, ग्लैंड हो गई, सबलिंगुअल हो गई, टाइलिन पैराइटल हो गई, अमाइलेस मैंडिबुलर हो गई। क्षार में हाँ कौन सा एंजाइम? क्षार कह रहा हूँ, आपके इसमें स्लाइवा में टालुइन जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसका पीएच मान कितना हुआ? 6.5 के आसपास होता है, 6 से लेके हाँ, 6.5, है ना? 6.2 कई बार, कुछ। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, एक चीज याद रखिए, टालुइन जो है ना वो डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क की अभिप्रेरण के आधार पे। क्योंकि जो तीनों ये ग्रंथियां हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, ये तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क की अभिप्रेरण पे डिपेंड करती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये 6, 6.5 के आसपास रह जाता है, और कई बार ये अम्लीय रहेगा, कई बार ये क्षारीय रहेगा, कई बार ये 7.5 पार कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है, 7, 7.5 के आसपास तक भी पहुंच जाता है, लेकिन अधिकतम इसका पीएच जो होता है वो 6 से 6.5, 6.25, 6.7, 8 इतने के बीच में ही रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा तो होता है कि वो क्षारीयता तो का इस गुण प्रदर्शित करती है। इस हिसाब से तो अम्लीय हुई, मतलब नॉर्मली तो कभी हाँ कभी होती हाँ, है क्षारीय, तो वैसे लेकिन मैंने अम्लीय आपको बताया ना होती है। कि ये बेसिकली न्यूट्रल के तौर पे इसे देखा जाता है बहुत हद तक, क्योंकि इसका इसका फ्लक्चुएट करता रहता है। कई बार अब जैसे सुबह जो चीज आपके क्षार को अगर इसे चेक किया जाए आपके स्लाइवा को, तो उसमें क्या है, फिर वो अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित कर सकती है। अब सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं तो बिफोर ब्रश, जब आप ब्रश करने वाले हो तो उससे पहले देखिए मुंह कैसा अलग अलग सा, कसैला कसैला सा लग रहा होता है। ब्रश जैसे ही करते हैं तो जैसे ही वो कोलगेट जाता है आपके मुंह में तो पूरा माहौल बदल देता है फिर। ठीक है, फिर कुछ खाते हैं तो वापस माहौल बदल जाता है, चाय पीते हैं तो फिर माहौल बदल जाता है। चाय पीने के बाद मुंह आप देखिए, अपना स्मेल करके देखिए, पता लगेगा कि वो कैसा हो जाता है ना? तो वो परिवर्तनशील होता है, अधिकतम कंडीशन में ये न्यूट्रल ही होता है। ठीक है। सर जिसके वात पित्त कब बैलेंस होते हैं हम्म। उसके जीभ जो है पिंक रहती है, और जिसके पित्त बड़ा रहता है हम्म। उसकी जीभ पीली पड़ जाएगी, उसके सलाइवा भी जो है उसमें पित्त की मात्रा बढ़ पिता है। जाती है। इस वजह से उसके जीभ पीला पड़ जाता है। पीला पड़ जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। अब जिसका जिसका इस कंडीशन में जा रहा है ना, उसे ज्यादा दूध पिला देंगे आप, कई बार, 2-3 बार, 3 बार, 4 बार दिन में दूध पिला दीजिए, देखिए उसका परिवर्तित हो जाएगा। वहीं पे अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उसको नीम का जूस पिला दीजिए 2-3 बार, फिर वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, स्टक नहीं कर सकते किसी चीज को। एनाटॉमी में मैंने आपको बताया ना कि मनु मत बनिए, मनु बनेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। मनु ने बिल्कुल टू द पॉइंट, एसिड ही होता है, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो परिवर्तनशील होता है। आप एक बात जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे, मैंने जीवन में एक बार बस मैंने इस विधा में गलती की कि मैं मनु बनने की कोशिश किया, और वो मेरे लिए बड़े कष्ट का कारण बना था।
ये वो शायद रिकॉर्डेड होगा, यूट्यूब पे ही होगा, जानते हैं क्या? मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि हृदय जो होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है, ठीक है। और इस विषय पे, और एक ऐसी ही कन्या थी, कोई छात्रा थी किसी विश्वविद्यालय की, तो उसने ये कहा कि सर मेरे पिताजी का हृदय राइट में है। और मैं सुन के दंग रह गया कि राइट में हृदय कैसे हो गया। और फिर जब मैंने अपने टीचरों से पूछा, रिसर्च पेपर्स को देखा, तो ये पाया गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में 0.1% लोग ऐसे हैं जिनका हृदय राइट में पाया जाता है। मैं बोला रेयरिस्ट ऐसा हुआ कभी, क्योंकि मैं अब इतने पे तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसका हृदय राइट में हो, सब लेफ्ट वाले होंगे, सारे लेफ्टिस्ट होंगे, है ना। लेकिन एक ऐसा भी केस आया जहां पे मैं, मेरे इस सिद्धांत को, तब से तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि नहीं नहीं ये होगा, फिर तब से मैंने मान लिया कि नहीं, मनु बनना खतरनाक है। आपको मिड विकेट पे ही खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। हो सकता है पता लगे, कोई बोले कि सर मेरी 3 आंखें हैं, तो मान लो भाई 3 आंखें हो सकता है, हो सकता है, मे बी, इट में बी पॉसिबल, लेट मी चेक, पहले एक बार देख लेने दीजिए, है ना। परिस्थितियां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक। और ऐसी ऐसी हास्यास्पद रिपोर्ट्स आती हैं कि आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। और एनाटॉमी तो विज्ञान है, ठीक है, वो परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तित हो रही सर, है। जो हम्म। आपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें से मुझे 3 के आंसर क्रॉस चेक करने हैं। भेज दीजिएगा मेरे को, व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ है, सर अभी पूछ लूं, आप बता दो। पूछ लीजिएगा सर अभी। एक तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसमें मेरे को लिवर और स्प्लीन दो फिर से आंसर फिर मिले। से फिर से मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताओ भाई, कौन तो बताएगा? स्प्लीन में कंफ्यूजन है। बताओ भाई, दो कौन सा रोग है? बताओ। मलेरिया। स्प्लीन। स्प्लीन। हाँ, स्प्लीन। और कोई, क्यों होता है इस विषय पे भी कोई बता सकता है, कोई चर्चा कर सकता है? स्प्लीन और लीवर दोनों भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द लीवर स्प्लीन कम होता होता है, स्प्लीन सर्वाधिक होता है, ये है। तो हाँ, जानते स्प्लीन हैं, अधिकतर सर्वाधिक लोग होता है। जानते हैं इस उत्तर को। क्यों होता है ये उत्तर है प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ लिए स्वाति जी। सर इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया होती है? हम्म। इसमें मुझे तो आंसर अग्निसार मिला है, बाकी मेरे को डाउट है। डाउट सही है आपका। और कोई, और तीसरा वाला प्रश्न क्या? कौन सी क्रिया विशुद्धि चक्र को पुष्ट करने में सहायक है? हम्म। इसका आंसर मेरे को मिला ही नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों पे तो कई सारे उत्तर आपके सटीक बैठ सकते हैं, ठीक है, कई सारे उत्तर जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, वो 4 ऑप्शंस में आपको दे दूंगा, फिर आप मारिएगा उसमें टिक। उसमें 4 ऑप्शंस में नहीं अगर आप बता पाएंगी, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या मतलब उसमें अगर आप गलत देते हैं, फिर उसमें जस्ट मतलब उस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यदि उन 4 ऑप्शंस में से सटीक मार लेते तब तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसा 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 प्रश्न है जिसपे कई सारे उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन ये स्प्लीन वाला जो विषय है, ये एक कॉमन विषय है। मलेरिया स्प्लीन को क्यों इम्पैक्ट करता है, मेनिंजाइटिस में दिमाग क्यों प्रभावित होता है ना, लिवर सिरोसिस में लिवर क्यों परेशान होता है, ब्लड कैंसर में आरबीसी, सिकल सेल्स में आरबीसी क्यों परेशान होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अगली कक्षा यहीं से शुरू करेंगे आज। अगली कक्षा के लिए मुझे आदेश दीजिए, और आप में से अगर कोई और इस विषय पे वार्ता करना चाहे तो कर सकता है, पैशातून वडापावची ठीक गाडी है। टाकणार। चलिए, वड़ा पाव बाद में खाइएगा शैलजा जी। आइए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, शांत शिथिल सौम्य। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद् भद्रं तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। 10 मिनट पहले ही जुड़ जाया कीजिए आप लोग, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हम लोग 8 बजे से पहले ही शुरू कर लें, क्योंकि इधर 9:20 हो जाता है, 9:30 हो जाता है, तो फिर मेरे को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। 9:15 वाले बच्चे आके इंतजार करना शुरू कर देते हैं, 9:15। अब 9:15 से ये 11, 11:30 बजे तक खींच के लेके जाते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि हम लोग इधर ही रह जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।